हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम द आर्म्स एक्ट 1959 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द आर्म्स एक्ट, तो सबसे पहले इसके बेसिक हम चीज़ देख लेते हैं कि आर्म्स एक्ट ये एक्ट नंबर है 54। इसकी इनैक्टमेंट डेट जो है वो है 23 दिसंबर 1959। और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट या कमेंसमेंट डेट जो बोलेंगे वो है 1 अक्टूबर 1962 में है ये। ठीक है, ये 62 का हो जाएगा। तो ये इसका इनेक्टमेंट तो हुआ था 23 दिसंबर 1959 और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट रहा है वो 1 अक्टूबर 1962 रहा है। ये इसका जो लॉन्ग टाइटल, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? कंसोलिडेट करना और अमेंड करना है। किससे रिलेटेड लॉ का? जो आर्म्स और एम्यूनेशन से रिलेटेड जो है उसका कंसोलिडेट करना है, इससे संबंधित लॉ को और अमेंड करना है। इसको हिंदी में आयुध अधिनियम कहा जाएगा और इसका जो एक्सटेंड है होल ऑफ द इंडिया है। ये सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है। चलिए अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। As per section 2 clause A of the Arms Act, the terms acquisition includes which of the following? पूछा गया है जो ये ध्यान रखिएगा कि 2A में किसे डिफाइन किया गया है? एक्विजिशन को डिफाइन किया गया है। तो इस एक्विजिशन में अधिग्रहण में किसे शामिल किया गया है ना? तो अधिग्रहण में जो शामिल किया गया उस हायरिंग, बोरोइंग, एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। तो ऑल ऑफ द अबव ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सेक्शन 2A बताता है कि एक्विजिशन को डिफाइन किया गया है जिसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड है। तो एक्विजिशन इंक्लूड्स हायरिंग, बोरोइंग और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। मीन्स इवन टेम्परेरी पोजेशन ऑफ आर्म्स काउंट एज एक्विजिशन। अगर टेम्परेरी पोजेशन भी ले रखा है तो वो भी आर्म्स का कैटेगरी में काउंट में होगा। अधिग्रहण में किराए पर लेना, उधार लेना या उपहार स्वरूप लेना शामिल है। स्थायी और अस्थायी दोनों कब्जा इसमें शामिल माना गया है। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी आर्म्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ एम्यूनेशन, है ना? तो गोला बारूद जो एम्यूनेशन है, गोला बारूद, इसमें किस चीज को शामिल किया गया है? तो गोला बारूद में शामिल किया गया रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड्स, शेल्स और टॉर्पीडो, सर्विस आर्टिकल्स, एक्सक्लूसिव और फिशनेबल मटेरियल आर्टिकल्स, ये सबको इंक्लूड किया गया। मतलब ऑल ऑफ द अबव ये सारे किस में इंक्लूड किया गया है? एम्यूनेशन, गोला बारूद में शामिल किया गया है। तो सेक्शन 2B में क्या बोला है? डिटेल डेफिनेशन दी एम्यूनेशन की, जिसमें क्या क्या शामिल है? गोला बारूद, सभी विस्फोट प्रक्षेपास्त्र और उनके घटक, रॉकेट, ग्रेनेड, गोले, फ्यूज आदि शामिल है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एड और मतलब और बढ़ाना है तो वो इसमें एड कर सकती है बाय नोटिफिकेशन के। तो ये क्लॉज 2B में, सेक्शन 2 क्लॉज बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2C of the Arms Act, which of the following is not considered an arm? आर्म में मतलब शस्त्र में नहीं माना गया। किसको नहीं माना गया इसमें? तो शस्त्र में लाठी या जो ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक है उसको नहीं माना गया। शस्त्र में माना गया है फायर आर्म, स्वार्ड, ग्रेनेड, तो इन सबको आर्म्स माना गया है। तो शस्त्र वे जो आक्रमण या रक्षा के लिए बने हैं। घरेलू या कृषि उपकरण शामिल नहीं है इसमें, और जैसे लाठी, खिलौना, हथियार आदि इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो मतलब जो आर्म्स में बेसिकली क्या आएगा? जो एक वेपन है जो काय के लिए डिजाइन किया गया है, ऑफेंस और डिफेंस के लिए, आक्रमण या रक्षा के लिए बनाए गए शस्त्र हैं, तो ये शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या आएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज फायर आर्म इंक्लूड्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द आर्म्स एक्ट। तो आयोग शास्त्र, अग्नि शास्त्र जो है उसमें क्या क्या आएगा? अग्नि शास्त्र जो है ना, तो उसमें जो जो आ जाएगा इसमें आएगा तोप, हैंड ग्रेनेड,
दंगा पिस्तौल, ठीक है, अग्न्योशास्त्र निर्माण के उपकरण, कैरिज एंड प्लेटफॉर्म फॉर एट्रेली, है ना, तोपों के लिए गाड़ियाँ और जो प्लेटफॉर्म है ये सब, तो ऑल ऑफ द अबो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्लॉज ई में इसको डिफाइन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रोहिबिटेड आर्म्स अंडर सेक्शन 2I। तो प्रतिबंधित शस्त्र में क्या क्या शामिल किया गया है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक फायर आर्म्स, पूर्ण स्वचालित अग्नेयास्त्र, विषैली गैस छोड़ने वाले हथियार, वेपन्स डिस्चार्जिंग नोक्शियस गैस, तोपें और टैंक रोधी हथियार। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसमें शामिल किया गया। तो पूर्ण स्वचालित हथियार है ना, ये प्रोहिबिटेड है। गैस और तरल छोड़ने वाले हथियार ये भी शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है, और सरकार और भी हथियार घोषित कर सकती है, तो गवर्नमेंट इसमें नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें और भी चीज शामिल कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, प्रोहिबिटेड आर्म्स आर फायर आर्म्स डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली विथ ट्रिगर प्रेशर, weapons discharging noxious liquid or gases, artillery, anti-tank और arms declared prohibited by government notification। तो ये सब इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H व्हाट इज प्रोहिबिटेड एमिनेशन। अब प्रोहिबिटेड जो प्रतिबंधित अग्निय अस्त्र है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल किया गया विषैली गैस, तरल युक्त गोला बारूद, है ना, रॉकेट या ग्रेनेड, टोरपीडो, पनडुब्बी खनन, सबमरीन माइनिंग जो है वो सब इसमें शामिल किया गया। तो ऑल ऑफ द अबव any ammunition containing noxious liquid gas, rocket bomb, grenades etc or declared by the government is prohibited ammunition। है ना, प्रतिबंधित गोला बारूद में हानिकारक और विस्फोटक सामग्री शामिल है, रॉकेट बम ग्रेनेड शामिल है इसमें, और इसमें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इसे और भी घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द आर्म्स एक्ट नो पर्सन कैन एक्वायर और पजेस एनी फायरआर्म विदाउट। तो विदाउट कब तक कोई व्यक्ति, मतलब सेक्शन 3 में बोला गया क्लॉज 1 में कि कोई भी व्यक्ति तब तक कोई अग्नेयास्त्र नहीं रख सकता है जब तक कि उसके पास क्या नहीं हो, तो लाइसेंस इशूड अंडर द एक्ट, अधिनियम के तहत जारी किया गया लाइसेंस उसके पास नहीं हो तब तक वो ये चीजें नहीं रख सकता है। सेक्शन 3 के अंतर्गत बोला इट इज मैंडेटरी टू हैव वैलिड लाइसेंस टू एक्वायर पजेस और कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन विदाउट अ लाइसेंस पजेशन इज इलीगल। जो पजेशन है वो इलीगल माना, अगर बिना लाइसेंस के अगर किसी ने ये चीजें रखी है, शस्त्र गोला बारूद वगैरह ये सब रखे हैं, तो वो पजेशन जो होगा वो इलीगल माना जाएगा और ये एक अपराध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन what is the maximum number of firearms a person can possess as per section 3 subsection 2 after the 2019 amendment। है ना, 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या इसमें मतलब किस किस को इसमें टोटल कितने वो अधिकतम जो अग्नेयास्त्र है रख सकते हैं, कितने रख सकते हैं, तो 2 इसमें राइट ऑप्शन जो है 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 1983 में जो लिमिट थी वो कितनी थी, 3 फायर आर्म्स की थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट में इसको 2 कर दिया गया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा वेपन्स मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 1 ईयर। अगर जिसने भी 3 रखे थे जो एक्स्ट्रा है उसको फिर 1 साल में, जब ये अमेंडमेंट आया उससे 1 साल के अंतर्गत डिपॉजिट करना था। ठीक है, 2019 संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक आग्नेयास्त्र नहीं रख सकता है। नेक्स्ट, हु इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लिमिटेशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। तो अब क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन दे दी थी कि 2 ही रखना है, तो अब कौन एग्जम्प्टेड है, तो इसमें जो एग्जम्प्टेड होगा वो कौन होगा, मेंबर ऑफ राइफल क्लब्स, राइफल क्लब के जो सदस्य है उनको एग्जम्प्ट किया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में के अनुसार यह सीमा आग्नेयास्त्र विक्रेताओं और राइफल क्लब के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। जो पॉइंट
22 बोर राइफल या एयर राइफल का प्रयोग अभ्यास के लिए करते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस करने के लिए ये रखते हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 हु कैन रेगुलेट द पोजेशन ऑफ नॉन फायर आर्म वेपन्स इन एनी एरिया। तो धारा 4 के तहत किसी क्षेत्र में गैर अग्नेयास्त्र हथियारों के स्वामित्व को कौन नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। So, according to Section 4 of the central government may issue notification in the official gazette to regulate the possession of arms other than firearms ना in certain area if it is in a public interest। तो धारा 4 में बोला है कि केंद्र सरकार क्या सार्वजनिक हित में किसी क्षेत्र में गैर अग्नि शस्त्र हथियारों के अधिग्रहण या स्वामित्व को अधिसूचना द्वारा नियंत्रित कर सकती है। नेक्स्ट है, what is required to manufacture or sell arms and ammunition as per section 5 subsection 1। तो यहाँ पे अगर कोई हथियार या गोला बारूद बनाना चाहता है या सेल करना चाहता है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा, तो इसके लिए जो आवश्यक होगा लाइसेंस अंडर द एक्ट। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियारों का निर्माण, बिक्री, मरम्मत या परीक्षण नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे ये बात क्लियर कर लेना कि जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में बोला है वहां पे फायर आर्म रखने के लिए कि कौन रख सकता है, जिसके पास लाइसेंस हो वही रख सकता है। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 किस चीज के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर कोई है तो वो वही कर सकता है जो जिसके पास लाइसेंस हो एक्ट के तहत। तो यहाँ पे दोनों में ही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्राइटेरिया अलग अलग है। वहां पे सिर्फ वो शस्त्र जो वगैरह है अग्नि शस्त्र कौन रख सकता है उसके लिए लाइसेंस की बात की गई है, और यहाँ पे इसका बनाना, सेल करना, रिपेयर करना या टेस्ट करना है ना, तो यहाँ पर उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, according to section 5 subsection 2 how many days prior must a person inform the district magistrate before selling a firearm। अगर कोई व्यक्ति फायर आर्म अग्नि शस्त्र बेचने जा रहा है तो उसको कितने दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना होगा। तो उसको पहले ये सेल करने से पहले 45 डेज के पहले कि मतलब हाँ, तो उसको नोटिस देना होगा। जब वो सेल कर रहा है उससे 45 डेज के पहले उसको इस बारे में नोटिस देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि हथियार बेचने या स्थानांतरित करने से पहले विक्रेता को 45 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करना होगा। तो बिफोर सेलिंग और ट्रांसफरिंग अ फायर आर्म द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एटलीस्ट 45 डेज इन एडवांस। तो एडवांस में उसको 45 दिन पहले इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट सेक्शन, एज पर सेक्शन 6 व्हाट एक्टिविटी रिक्वायर्स अ स्पेशल लाइसेंस है। तो इनमें से पूछा गया कि किस एक्टिविटीज के लिए लाइसेंस लगेगा। तो शूटिंग प्रैक्टिस, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्टनिंग अ गन बैरल, बंदूक की नली छोटी करना, इसके लिए लाइसेंस लगेगा क्योंकि हमने देखा था कि रिपेयर करना और ये सब इसमें आएगा। तो बंदूक की नली अगर छोटी की जा रही तो यहाँ पे लाइसेंस लगेगी। यहाँ पे सिर्फ ले जाया जा रहा है, केरिंग फायर आर्म ले जाया जा रहा है तो उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। गोला बारूद निर्यात करना, एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे मतलब स्पेशल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 नो पर्सन शेल shorten the barrel of a firearm or convert an imitation firearm into a real firearm without a proper license। तो धारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बंदूक की नली छोटी नहीं कर सकता या नकली अग्नि शस्त्र को असली में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये करने के लिए उसको स्पेशल लाइसेंस की बात की है। सेक्शन 6 में स्पेशल लाइसेंस की बात की है ना, तो स्पेशल लाइसेंस में ये काम कराने के लिए स्पेशल लाइसेंस लगेगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन 6 किस पे अप्लाई हो रहा है,
कन्वर्जन और मॉडिफिकेशन पे लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट कर रहा है मिस यूज ऑफ इमिटेशन और कन्वर्टेड वेपन्स, इसको प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 6 के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सेक्शन 7 हु कैन ऑथराइज पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स। धारा 7 के अनुसार प्रतिबंधित हथियारों के स्वामित्व की अनुमति कौन दे सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि रेस्ट्रिक्शन भी जो लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर इसके लिए परमिशन दे सकती प्रोहिबिटेड आर्म्स के पोजेशन के लिए। तो धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केंद्रीय सरकार की विशेष अनुमति के बिना प्रतिबंधित हथियार या गोला बारूद नहीं रख सकता या बेच सकता है। तो यहाँ पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है, क्या कर सकती है, अप्लाई टू प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनेशन वायलेशन करते हैं तो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 व्हाट इज प्रोहिबिटेड, क्या प्रोहिबिटेड किया गया है धारा 8 के अनुसार। धारा 8 के अनुसार जो प्रोहिबिटेड है, टू रिमूव और अल्टर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन फायर आर्म्स और एम्यूनेशन। तो जो हथियार और गोला बारूद है उस पर कोई पहचान चिन्ह है तो उसको मिटाना या बदलने को मना किया गया सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर। कोई भी व्यक्ति किसी भी हथियार या गोला बारूद पर अंकित नाम, संख्या या पहचान चिन्ह को मिटा, बदल या जाली नहीं बना सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा हथियार पाया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने यह परिवर्तन किया है जब तक वह विपरीत सिद्ध न करे, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, नो अल्टरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सबसेक्शन 2 में बोला गया फायरमैन मस्ट बियर मार्क्स नेम और नंबर। तो सबसे पहले तो अल्टरेशन करने से मना किया। दूसरे में बोला है कि जिसके भी पास ये फायर आर्म्स है उस पर मार्क्स वगैरह, नाम, नंबर, ये सब बियर होना चाहिए। और क्लॉज 3 बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी इज सच मार्क्स आर रिमूव्ड। और अगर ऐसा कोई सा हथियार पाया जाता है तो प्रिजम्पशन उसके पक्ष में माना जाएगा कि उसने मतलब उसके विपरीत माना जाएगा कि उसने ऐसा किया है, ठीक है। 1 year exemption फॉर ओल्ड फायर आर्म्स विदाउट मार्क्स बिफोर एक्ट कमेंसमेंट। तो ये तो एक्ट कमेंस होने से पहले की बात थी। तो अभी हमारे लिए जो काम किए ये 3 क्लॉज काम किए। नेक्स्ट सेक्शन, एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग फायर आर्म्स कैन नॉट बी सोल्ड। तो किसे बेचा नहीं जा सकता है, कौन से इसको, तो ऑप्शन बी विदाउट आइडेंटिफिकेशन वाला मार्क वाला जो होगा उसको बेचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 व्हाट इज द मिनिमम एज टू परचेज अ फायर आर्म। तो फायर आर्म रखने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज की बात पूछी गई है। तो यहाँ मिनिमम एज जो होनी चाहिए ऑप्शन सी 21, 21 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए अगर कोई फायर आर्म्स रखना चाह रहा है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1A कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या जिसे हिंसा या अनैतिकता से जुड़े अपराध में सजा मिली है या जिसे शांति बनाए रखने का बंध पत्र दिया गया है वो कोई भी हथियार नहीं रख सकता है या चला सकता है। तो जो पर्सन है 21 साल से कम का है या फिर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड में अगर इन्वॉल्व है ना, इसके लिए कन्विक्ट किया गया है, और वन बाउंड फॉर गुड बिहेवियर, उसको अगर कोई बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है गुड बिहेवियर के लिए सीआरपीसी के तहत, तो वो यहाँ पर जो फायर आर्म है या एम्यूनेशन है वो रख नहीं सकता है या अधिग्रहित नहीं कर सकता है। सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बोला नो वन कैन सेल रिपेयर और ट्रांसफर फायर आर्म्स टू सच प्रोहिबिटेड और अनसाउंड माइंडेड पर्सन। तो इसमें ये भी बोला गया क्लॉज बी में। क्लॉज ए में तो ये बोला कि ये लोग नहीं रख सकते हैं। क्लॉज बी बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना तो सेल कर सकता है, ना रिपेयर कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है ऐसे प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स को। किसको, प्रोहिबिटेड को भी, और अनसाउंडेड जो माइंड वाला है, अनसाउंड माइंडेड वाला पर्सन है उसको भी यहाँ सेल, रिपेयर और ट्रांसफर वाला काम नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट में अलाउ फायर आर्म्स ट्रेनिंग अंडर प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एंड कंडीशन। तो जो फायर आर्म ट्रेनिंग दी जाएगी वो उसके लिए गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो इसमें देखना है मिनिमम एज चाहिए 21 ईयर्स, 5 ईयर्स बैन आफ्टर कन्विक्शन फॉर वायलेंट और मोरल ऑफेंस, नो सेल ट्रांसफर टू माइनर्स और अनसाउंड माइंड।
ठीक है। तो अनसाउंड माइंड को और माइनर इन दोनों को नहीं सेल करना है। और एक्सेप्शन है फॉर ट्रेनिंग अंडर द कंडीशन, ट्रेनिंग दी जा सकती है लेकिन इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्वायर फायर आर्म्स अंडर सेक्शन 9, तो कौन नहीं रख सकता है? 22 साल का है तो मिनिमम एज है कि 21 वर्ष का होगा तो रखेगा, तो ये तो रख सकता है। 7 वर्ष पहले चोरी में दोषी व्यक्ति था तो इसमें ये था कि 5 ईयर बेन आफ्टर कन्विक्शन, तो 5 साल के लिए वो बेन है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल है तो ये भी रख सकता है। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ वायलेंट ऑफेंस 2 ईयर एगो, 2 साल ये पर्सन नहीं रख सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। As per section 10 subsection 1, no person can import or export firearms without, तो कोई पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता है, किसके बिना? लाइसेंस के बिना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ किस किस के लाइसेंस तो सभी चीज के लिए चाहिए, लेकिन सबके लिए सेक्शन अलग अलग दिया गया है। ठीक, तो सेक्शन 10 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अगर करना है तो यहाँ पे लाइसेंस सेक्शन 10 के तहत चाहिएगा। सेक्शन 5 में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, सेल वगैरह कर रहे, रिपेयर कर रहे तो सेक्शन 5 है। और 3 में जो है फायर आर्म्स रखने के लिए कितने फायर आर्म्स रख सकते हैं, कौन रख सकता है? जिसके पास लाइसेंस है, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, no person can bring into or take out of India any arms or ammunition without a license issued under this act, है ना। कोई भी पर्सन भारत से बाहर भारत में हथियार लाया है बाहर नहीं ले जा सकता है, लेकिन क्लॉज ए बोलता है लाइसेंस पर्सन कैन ब्रिंग और टेक आर्म्स फॉर पर्सनल यूज इन रीजनेबल क्वांटिटी, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति के पास लाइसेंस है और वो निजी उपयोग के लिए लेता है उचित मात्रा में तो वो उपयोग कर सकता है। क्लॉज बी बोलता है फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम अ नोटिफाइड कंट्री में ब्रिंग आर्म्स फॉर स्पोर्टिंग यूज विदाउट लाइसेंस अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन। ठीक है, तो जो खेलकूद स्पोर्टिंग पर्पज स्पोर्ट के पर्पज के लिए अगर कोई ला रहा है तो वहां पर उसको वो मतलब जो टूरिस्ट है खेलकूद उद्देश्य से ला रहा है हथियार ला सकता है, यदि वो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित देश से ला रहा है तो। नेक्स्ट सब सेक्शन 2, कस्टम ऑफिसर में डिटेन आर्म्स इफ देर इज अ डाउट रिगार्डिंग लीगलिटी और रीजनेबलनेस, है ना। अगर लगता है कस्टम ऑफिसर को कि कोई लेके आ रहा है आर्म्स और उसको डाउट है उस पर उसकी लीगलिटी पे, ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको डिटेन कर सकता है। सब सेक्शन 3 बोलता है मूवमेंट बिटवीन इंडियन एयर और सी काउंट्स एज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मूवमेंट। समुद्र या मार्ग वायु मार्ग से भारत के भागों के बीच परिवहन में आयात निर्यात माना जाएगा। सॉरी, मूवमेंट बिटवीन इंडियन टेरिटरीज बाय एयर और सी काउंट एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो समुद्र या वायु मार्ग से मतलब जो इंडियन टेरिटरी में लाया जा रहा है एयर या सी के माध्यम से, तो, है ना, परिवहन में आयात निर्यात माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1B टूरिस्ट इज डिफाइंड एज, जो टूरिस्ट है मतलब क्या है, किसे डिफाइन किया गया एक पर्यटक के रूप में, तो जो फॉरेनर विजिटिंग इंडिया फॉर लेस देन 6 मंथ, जो 6 महीने से कम समय के लिए भारत आया है व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, यहाँ पे टूरिस्ट कहा जाएगा। विच अथॉरिटी हैज पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स अंडर सेक्शन 11, प्रोहिबिट करने का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है। तो केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा किसी विशेष वर्ग या प्रकार के हथियारों और गोला बारूद के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि ऐसा लोकहित में आवश्यक हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट प्रोहिबिट द